नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को उतार चढ़ाव भरा दिन देखने को मिला। सेंसेक्स 388 अंक गिरकर 82,626 पर और निफ्टी 97 अंक टूटकर 25,327 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 269 अंक नीचे आया, लेकिन मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में टिकने में कामयाब रहा। आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर में निवेशकों ने मुनाफा वसूली की, जबकि अडानी ग्रुप के शेयरों ने सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद जबरदस्त 13% तक की छलांग लगाई। वोडाफोन आइडिया, अर्बन कंपनी और अनंत राज जैसे स्टॉक्स में भी जोरदार तेजी देखने को मिली। बाजार पर दबाव तो बड़ी वजह रही एनबीएफसी सेक्टर में बढ़ती डिफॉल्ट्स, खासकर माइक्रो फाइनेंस और व्हीकल लोन में। इसके साथ ही आईटी और कंज्यूमर कंपनियों की कमजोर कमाई और महंगे वैल्यूएशन ने निवेशकों का भरोसा थोड़ा कमजोर किया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती ने जरूर राहत दी, लेकिन घरेलू चुनौतियों की वजह से निवेशक फिलहाल सतर्क बने हुए हैं। ऊंचे स्तरों पर बिकवाली का दबाव साफ नजर आ रहा है। टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं कि निफ्टी 50 के लिए 25,000 का स्तर बेहद अहम सपोर्ट है। वहीं अगर निफ्टी 25,500 से 26,000 के ऊपर निकलता है तो ही नया बुलिश ट्रेंड शुरू होगा। शॉर्ट टर्म में निफ्टी ने 25,285 पर सपोर्ट लिया, लेकिन तेजी टिक नहीं पाई। ऑप्शन डेटा दिखा रहा है कि 25,300 पर पुट सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि 25,400 पर भारी कॉल ओपन इंटरेस्ट अपसाइड को रोक रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 55,500 मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। अगर ये इंडेक्स 55,800 के ऊपर टिकता है तो 56,500 तक की रैली संभव है, लेकिन अगर 55,550 के नीचे जाता है तो गिरावट 55,000 तक खिंच सकती है। साप्ताहिक चार्ट पर अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न दिखा रहा है कि गिरावट पर खरीदारी करने वाले निवेशक एक्टिव हैं, यानी लंबी अवधि में बाजार का रुख मजबूती वाला ही है। पिछले 3 हफ्तों से बाजार लगातार ऊपर जा रहा है और ये पिछले 5 महीनों में पहली बार हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी ने 3 हफ्तों में करीब 4% की छलांग लगाई है। सेक्टर की बात करें तो इस हफ्ते पीएसयू बैंक्स ने 5% और रियल्टी सेक्टर ने करीब 4% की बढ़त दर्ज की। पावर और ऑयल एंड गैस सेक्टर भी चढ़े, जबकि एफएमसीजी एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा जिसमें गिरावट आई। निफ्टी स्टॉक्स में अडानी एंटरप्राइजेज, एसबीआई, मारुति सुजुकी जैसे दिग्गज टॉप गेनर्स हैं, जबकि टाइटन, एशियन पेंट्स, नेस्ले इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर दबाव में रहे। मिड कैप स्पेस में पूनावाला फिनकॉर्प, वोडाफोन आइडिया, आईआरईडीए, आरवीएनएल और गोदरेज प्रॉपर्टीज ने शानदार प्रदर्शन किया। इन स्टॉक्स ने निवेशकों का ध्यान खींचा। कंपनी विशेष खबरों में पेटीएम 4% टूटा, जबकि आरएसपीजी ग्रुप की कंपनियां पीसीबीएल और सीईएससी पॉजिटिव कमेंट्री के बाद 6% और 4% चढ़ गईं। अर्बन कंपनी लगातार तीसरे दिन 9% ऊपर बंद हुई। आईटी सेक्टर इस हफ्ते टॉप लूजर रहा। एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, एम्फेसिस और टीसीएस जैसे दिग्गज शेयर 1 से 2% तक टूट गए। लगातार 3 दिन की तेजी के बाद यहां प्रॉफिट बुकिंग साफ नजर आई। अमेरिका में फेड रेट कटौती से आईटी सेक्टर को लंबी अवधि में सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि वहां से आने वाला बिजनेस बेहतर हो सकता है। हालांकि फिलहाल निवेशकों ने मुनाफा निकालना चुना है। मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि घरेलू संकेत तो पॉजिटिव हैं, लेकिन अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा अभी भी चिंता बना हुआ है। उम्मीद है कि अमेरिका और भारत के बीच कोई समझौता जरूर होगा, लेकिन कब होगा इसको लेकर अनिश्चितता है। एलिक्सिर इक्विटीज के डायरेक्टर देवेन मेहता का कहना है कि बाजार में बुल्स यानी खरीदारों की पकड़ मजबूत है और धीरे धीरे रफ्तार भी बन रही है। जितनी नकारात्मक खबरें आनी थी वो आ चुकी हैं, अब आगे बेहतर खबरों की ही उम्मीद है, चाहे वो मॉनसून हो या जीएसटी से जुड़े संकेत। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड को लेकर अगर कोई सकारात्मक खबर आती है तो बाजार को नई ऊंचाई पर जाने का बड़ा ट्रिगर मिल जाएगा। फिलहाल निवेशकों की नजर दिसंबर तिमाही पर टिकी रहेगी। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा का मानना है कि बाजार की अगली चाल काफी हद तक अमेरिकी टैरिफ पर निर्भर करेगी। अगर टैरिफ को लेकर अनिश्चितता दूर हो गई तो तेजी लंबी चल सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि नवंबर तक इस मामले में कुछ समाधान निकलने की उम्मीद है। मिहिर वोरा ने यह भी पॉइंट किया कि बीच बीच में कई अच्छे कदम उठे हैं, जैसे जीएसटी में राहत, जिससे दूसरी छिमाही इंडस्ट्री और मार्केट दोनों के लिए बेहतर दिख रही है। अब बात करें एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो सितंबर के पहले 15 दिनों में उनकी रणनीति सेक्टरवार काफी बदलती हुई दिखी है। अगस्त में आईटी और फाइनेंशियल्स में जोरदार बिकवाली हुई थी, लेकिन सितंबर में इन दोनों सेक्टर्स का आउटफ्लो काफी कम हो गया।
अगस्त के आखिर में आईटी से करीब 4,905 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल सर्विसेज से 9,817 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हुआ था, लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते में आईटी से सिर्फ 228 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल से सिर्फ 185 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हुआ, यानी दबाव काफी हद तक घटा है। दूसरी तरफ ऑटो, एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स सेक्टर्स में लगातार खरीदारी देखने को मिली। ऑटो सेक्टर में 216 करोड़ रुपए का इनफ्लो रहा, एफएमसीजी में 185 करोड़ रुपए और कैपिटल गुड्स में 172 करोड़ रुपए आया। ये पिछले महीने से बेहतर है। केमिकल सेक्टर में अगस्त के मुकाबले खरीदारी लगभग रुक गई है। जहां अगस्त में 1,161 करोड़ रुपए का इनफ्लो था, वहीं सितंबर में सिर्फ 3 करोड़ रुपए आया। हेल्थ केयर और कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर्स में तो स्थिति पलट गई। अगस्त में हेल्थ केयर में 678 करोड़ रुपए का इनफ्लो था, लेकिन सितंबर में ये 228 करोड़ रुपए के आउटफ्लो में बदल गया। कंज्यूमर सर्विसेज भी अगस्त के 490 करोड़ रुपए के इनफ्लो से घटकर सितंबर में 368 करोड़ आउटफ्लो पर पहुंच गई। मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में हल्की रिकवरी दिखी है। अगस्त में 1,266 करोड़ रुपए का आउटफ्लो था, जबकि सितंबर के पहले हिस्से में ये घटकर सिर्फ 158 करोड़ रुपए रह गया। रियल्टी सेक्टर में भी हल्की गिरावट आई है, जहां 218 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में जिन टॉप कंपनियों का सबसे ज्यादा वजन यानी वेटेज होता है, उनमें बदलाव हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इन कंपनियों में फंड्स का पैसा एडजस्ट होगा, कुछ से निकलेगा और कुछ में जाएगा। खासतौर पर HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गजों का वेटेज घटाया जा रहा है। और क्योंकि ये तीनों कंपनियां इंडेक्स की लीडर हैं, इनके वेटेज बदलने से पूरे बाजार पर असर दिखा। HDFC बैंक से सबसे ज्यादा आउटफ्लो होने का अनुमान है, लगभग 1.8 करोड़ डॉलर तक। यही वजह है कि आज इस स्टॉक में करीब 1% की गिरावट आई और इसका दबाव पूरे मार्केट पर पड़ा। ICICI बैंक का भी वेटेज कम हो रहा है, जिससे करीब 1.2 करोड़ डॉलर का आउटफ्लो हो सकता है। इसी कारण ये शेयर भी आज 1.35% टूट गया। तीसरा नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ भी लगभग 1 करोड़ डॉलर का आउटफ्लो अनुमानित है और इसी कारण रिलायंस भी करीब 0.5% गिरा। अब आपको एक और बात समझनी जरूरी है, ये गिरावट किसी कंपनी के बिजनेस में बदलाव की वजह से नहीं है। ये सिर्फ एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है जो हर 3 या 6 महीने में होता है। फंड्स को नियम के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने पड़ते हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सिर्फ सिस्टम के हिसाब से किया गया एडजस्टमेंट है। सोमवार 22 सितंबर से ये बदलाव लागू हो जाएंगे और उसके बाद मार्केट फिर से नॉर्मल ट्रैक पर आ जाएगा। डॉलर इंडस्ट्रीज ने बताया है कि 26 सितंबर को उनका बोर्ड मीटिंग होने वाला है, जिसमें कंपनी और उसकी ग्रुप कंपनियों के बीच स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यानी बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग पर चर्चा और मंजूरी दी जाएगी। शुक्रवार को शेयर हल्की बढ़त के साथ 379.90 रुपए पर बंद हुआ। हरिओम पाइप ने महाराष्ट्र सरकार के साथ बड़ा समझौता किया है। कंपनी गढ़चिरौली जिले में 3,135 करोड़ रुपए की लागत से एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने जा रही है। सरकार की तरफ से पॉलिसी इंसेंटिव और जरूरी क्लियरेंस दिलाने में मदद मिलेगी, लेकिन इसमें किसी तरह की शेयर होल्डिंग या मैनेजमेंट कंट्रोल की बात नहीं है। शुक्रवार को स्टॉक 2.68% चढ़कर 555 रुपए पर बंद हुआ। टाइम टेक्नोप्लास्ट ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी अपने हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर देगी और इसकी रिकॉर्ड डेट अब 23 सितंबर तय की गई है। ये स्मॉल कैप कंपनी पिछले कुछ सालों में मल्टी बैगर साबित हुई है। सिर्फ 2 साल में शेयर की कीमत 3 गुना और 3 साल में करीब 4 गुना बढ़ चुकी है। तिमाही नतीजों में भी कंपनी का प्रॉफिट 20% और रेवेन्यू 10% बढ़ा है। पेटीएम के शेयरों में शुक्रवार को अचानक जोरदार गिरावट देखने को मिली। इंट्राडे में स्टॉक 5% टूटकर 1168 रुपए तक चला गया और इसी दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम भी पिछले 2 हफ्तों के औसत के बराबर पहुंच गया। इस तरह की गिरावट की वजह शॉर्ट टर्म निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग, बड़े संस्थागत निवेशक की सेलिंग या किसी अनऑफिशियल खबर की अटकलें हो सकती हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आइचर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। अब ग्राहक घर बैठे ऑनलाइन रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी रेंज मोटरसाइकिल खरीद पाएंगे। इसमें बुलेट 350, क्लासिक 350, हंटर 350, गोआन क्लासिक 350 और मीटियोर 350 शामिल हैं। फिलहाल ये सुविधा 5 शहरों में शुरू होगी और 22 सितंबर से बाइक बुक की जा सकेगी। डिलीवरी और आफ्टर सेल सर्विस लोकल डीलर ही देंगे और ग्राहकों को फाइनेंसिंग और GST छूट का फायदा भी मिलेगा। इस खबर के बाद आइचर मोटर्स का शेयर साल के हाई 6,998 रुपए तक पहुंच गया।
वोडाफोन आइडिया के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को स्टॉक तारीफ 11% चढ़कर 8.71 रुपए पर पहुंचा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे AGR केस में कंपनी को राहत मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सरकार ने साफ किया है कि वो कंपनी की याचिका का विरोध नहीं कर रही, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ा। AGR केस की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होनी है। इस केस में कंपनी ने अतिरिक्त AGR डिमांड को चुनौती दी है, जिसमें 9,450 करोड़ रुपए शामिल हैं। अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो कर्ज के बोझ तले बबी कंपनी के लिए ये बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। सरकार खुद वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। 2023 और 2025 में स्पेक्ट्रम और संवैधानिक बकाये के बदले सरकार ने कंपनी में हिस्सेदारी ली और अब उसका स्टेक 49% से ज्यादा है। यही कारण है कि सरकार का पॉजिटिव रुख निवेशकों को राहत दे रहा है। IPO मार्केट इन दिनों खूब गर्म है और लगातार कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, लेकिन हर नई लिस्टिंग का हाल एक जैसा नहीं है। किसी ने निवेशकों को बम्पर रिटर्न दिया है तो कोई इशू प्राइस से नीचे चला गया। अर्बन कंपनी ने शानदार लिस्टिंग के बाद सिर्फ 3 दिनों में 77% का रिटर्न दिया है। इसका इशू प्राइस 103 रुपए था और अब स्टॉक 182 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। GST और टैक्स में राहत की उम्मीद से इस सेक्टर को अच्छा बूस्ट मिल रहा है। इसके विपरीत देव एक्सेलरेटर के शेयर लगातार लोअर सर्किट में हैं। IPO का इशू प्राइस वक्त से 61 रुपए था, लेकिन अभी करीब 5% गिरकर 58 रुपए तक आ गया है। यानी जिन निवेशकों ने IPO में पैसा लगाया था उन्हें घाटा झेलना पड़ा है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का हाल थोड़ा बेहतर है। IPO में ये स्टॉक प्रीमियम पर लिस्ट हुआ और 3 दिनों में निवेशकों को करीब 16% का रिटर्न दे चुका है। हालांकि ऊपरी स्तरों से इसमें स्थिरता देखने को मिल रही है। हिंद रेक्टिफाइज ने फ्रांस की कंपनी बेलिंग सॉल्यूशंस के बिजनेस और एसेट्स को 1 मिलियन यूरो में खरीदने का ऐलान किया है। ये अधिग्रहण पूरी तरह कैश में हुआ और कंपनी का कहना है कि इससे उसकी यूरोप में मौजूदगी मजबूत होगी। बेलिंग सॉल्यूशन पिछले 38 साल से रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट है। इसके पास 6 ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस और एडवांस टेस्टिंग टूल्स हैं, जो हिंद रेक्टिफाइज को हाईटेक प्रोडक्शन और ग्लोबल मार्केट में ग्रोथ दिलाएंगे। कंपनी का अनुमान है कि ये अधिग्रहण 2025 में करीब 13 मिलियन यूरो की कमाई कराएगा। यही कारण है कि शुक्रवार को हिंद रेक्टिफाइज का स्टॉक 5% उछलकर अपर सर्किट पर पहुंच गया और 1725 रुपए पर बंद हुआ। ब्रोकरेज हाउस इस समय फार्मा सेक्टर पर भरोसा जता रहे हैं। JP मॉर्गन ने डिवीज लैब्स और कोहेंस लाइफ साइंसेज पर कवरेज शुरू करते हुए दोनों को ओवरवेट रेटिंग दी है। ओवरवेट का मतलब है कि ये स्टॉक्स अपने सेक्टर और इंडेक्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। JP मॉर्गन ने डिवीज लैब्स के लिए 7,800 और कोहेंस लाइफ साइंसेज के लिए 1,300 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और 2029 तक इसका साइज $15 अरब से ज्यादा होने का अनुमान है। डिवीज लैब्स अपनी प्रोसेस केमिस्ट्री और एग्जीक्यूशन क्षमता से मजबूत है, जबकि कोहेंस अधिग्रहणों के जरिए अपने मार्केट को तेजी से बढ़ा रहा है। DCS को लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टॉक पिछले कुछ समय से दबाव में रहने के बाद अब 3000 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट बना रहा है। चार्ट्स पर हार्मोनिक पैटर्न और बार बार आने वाले रिवर्सल इस बात के संकेत दे रहे हैं कि यहां से तेजी की शुरुआत हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि TCS में 3000 के नीचे जाने की संभावना कम है, इसलिए इसे गिरावट पर खरीदने की रणनीति से देखा जा सकता है। अगले 6 से 8 महीने में ये 3500 से 3600 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस हमेशा 3000 के नीचे वीकली क्लोजिंग पर रखना चाहिए। HCL टेक को लेकर भी एक्सपर्ट्स का विचार है कि इसमें TCS के जैसा ही पैटर्न बन रहा है। गिरावट के दौरान चार्ट पर डाइवर्जेंस दिख चुका है, जिससे रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं। उनके अनुसार अभी इसमें हल्का सा कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये 1530 के ऊपर क्लोज होगा, बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का टारगेट 1600 तक है और स्टॉप लॉस 1350 के नीचे रखने की सलाह है। त्रिवेणी टरबाइन पर एक्सपर्ट्स की नजर है। उनका कहना है कि इसमें ट्रेंड लाइन सपोर्ट और MACD क्रॉसओवर दोनों अच्छे संकेत दे रहे हैं। जीरो लाइन के पास का MACD अक्सर बड़े मूव का संकेत होता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें 580 से 590 का टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस 490 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर रखा जा सकता है। कॉन्कॉर्ड बायोटेक को लेकर भी एक्सपर्ट्स पॉजिटिव हैं। उनका कहना है कि हाल की गिरावट के बाद भी इसमें डाइवर्जेंस साफ है और ये आज अपने कंसोलिडेशन को तोड़कर ऊपर निकलता दिख रहा है। उनके अनुमान के मुताबिक इसमें 1850 से 1900 का टारगेट देखने को मिल सकता है और स्टॉप लॉस 1575 के नीचे रखना जरूरी होगा।